नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। तो दोस्तों, हमने अभी तक 5 क्लासेस जो की हैं, उन पाँचों में हमने सबसे पहले भाषा के बारे में देखा, उसके बाद हमने वर्णमाला के बारे में देखा और फिर वर्णमाला के अंतर्गत हमने स्वरों के बारे में देखा। स्वरों के बाद हमने अयोगवाह के बारे में देखा। अयोगवाह के बाद हमने कल की क्लास में थोड़ा सा व्यंजनों के बारे में भी चर्चा किया था और कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जो कि हमारे सामने लिखे गए हैं। व्यंजनों की परिभाषा हमने इस प्रकार देखी थी कि स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, या जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्राणवायु को मुखांगों की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक कि हमारी कहानी हो गई थी और हमने व्यंजनों की संख्या 33 देखी थी। अब हम इन्हीं का वर्गीकरण देखेंगे, यानी इनको हम कैसे इनका उच्चारण करते हैं, कितने भागों में हम बांट कर इनका उच्चारण करते हैं, इन्हीं का हम आज वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो आइए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इनका उच्चारण देखते हैं कैसे कैसे किया जाता है, व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है या कितने भागों में बांटकर इनका अध्ययन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो हेडिंग रहेगी, टॉपिक तो हमारा वर्णमाला ही है, ये हम वर्णमाला ही देख रहे हैं। तो हमारी जो मेन हेडिंग रहने वाली है वो रहेगी व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। क्लास हमारी 6वीं रहेगी। तो दोस्तों, हम व्यंजनों का वर्गीकरण जो हमारी हेडिंग है, तो वर्गीकरण में हम सबसे पहले देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर कि व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, किन वर्णों का उच्चारण किन उच्चारण स्थानों से किया जाता है। तो हम सबसे पहले आज इसी को देखेंगे। तो हमारी जो पहली हेडिंग रहने वाली है वो रहेगी उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो हमारे व्यंजन हैं वो कितने भागों में विभक्त हैं। तो दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे व्यंजन 7 भागों में विभक्त हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 7 भागों में विभक्त हैं। आइए इनको हम नोट कर लेते हैं, जो 7 भाग हैं कौन कौन से हैं। तो जब हम उच्चारण के लिए प्राणवायु जो हमारे अंदर से निकलती है, तो सबसे पहले जो हमारे उच्चारण स्थान है उनमें से किस स्थान पर पहुंचती है। तो आप बताएंगे कि सबसे पहले कंठ पर पहुंचती है। यानी जब हम बोलना शुरू करते हैं, जो हमारे एक कौवा है, कौवा के ऊपर सीधे कंठ है, तो सबसे पहले प्राणवायु कहाँ पहुंचती है, कंठ पर। फिर कंठ से जब आगे बढ़ती है प्राणवायु, तो सबसे पहले कौन सा भाग आता है। जब आप गले से ऊपर आइए तो देखिए, जीभ से ऐसे स्पर्श कीजिए, महसूस कीजिए आप, तो जो उभरा हुआ भाग, उथला हुआ भाग, यानी जो ऊपर की तरफ दबा हुआ भाग है, वो होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, तालव्य, यानी उसको तालु बोलते हैं। और उनसे उच्चारण जब होता है तो उसको हम तालव्य कहते हैं। फिर जब वहाँ से भी आगे बढ़िए आप, तो अपनी जीभ से स्पर्श कीजिए, जब उथला हुआ भाग जहाँ आगे खत्म होता है, वहाँ से हम देखते हैं कि उभरा हुआ भाग है। उस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, मूर्धन्य
मूर्धन्य। फिर इसके बाद मूर्धन्य के आगे आप जो पढ़ेंगे तो आप जीभ से महसूस कीजिए, जी मूर्धन्य के आगे हमारा दांत आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? दंत। फिर दंत के बाद क्या आता है? दंत के बाद हमारा ओष्ठ आता है, यानी ओठ आता है दांत के आगे। ओष्ठ। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका नासिक के। नासिक के आगे आपका, फिर नासिक के बाद क्या आएगा? आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। ये आपके 5 जो हैं ये मुख्य हो गए। इसके बाद आपका क्या आ गया? नासिक के आ गया। नासिक के बाद दंतोष्ठ। 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 तो ये आपके जो 7 भाग हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं, उसमें 7 भागों में विभक्त है। उन 7 भागों में सबसे पहला भाग जो हमारा है वो है आपका कंठ। कंठ के बाद तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद दंत, उसके बाद ओष्ठ, उसके बाद नासिक, उसके बाद दंतोष्ठ। तो जो 7 भाग हैं आपके, इन्हीं के आधार पर वर्णों को हमारे विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले आपका का, खा, गा, घा, इंग्या, चा, छा, जा, झा, इंग्या, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। पा, फा, बा, भा, मा हो गया आपका। अब इसके बाद आपके कितने हो गए? 25 हो गए। हमारे पास व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजन हमारे पास 33 है। 33 में से ये 25 तो हो गए आपके। अब 25 के बाद आपका जो हा होता है, हा का भी उच्चारण कंठ से होता है। उसके बाद आपका या होता है, या का उच्चारण तालव्य से होता है। रा का उच्चारण मूर्धन्य होता है। रा, आप जब रा बोलेंगे देखिए, रा मूर्धा पे आपकी जिह्वा एकदम आके कंपन करती है। फिर आपके जो ला है, ला आपका दंत है, ला। आप ला बोलेंगे तो आपकी जिह्वा दांतों के ठीक पीछे आके रुकेगी। उसके बाद अभी अब कितने हो गए? 25 4 29 हो गए। अभी हमारे पास चार और वर्णों की आवश्यकता है। तो आपके जो तीनों सा है अभी वो नहीं दिख रहे हैं। तीनों सा का जो है, हम उनको जो सरौता वाला सा, पेट चिरवा सा और तलब्बी वाला सा ये बोलते हैं, उनके आज हम वास्तविक नाम जानते हैं। उनका वास्तविक नाम क्या होता है? तो हमारा जो ये वाला सा होता है, सलगम वाला, और ये हो गया मूर्धा, और ये हो गया दंत। तो जो सरौता वाला सा है हमारा, इसका नाम है दंती सा। और जो ये षटकोण वाला सा है, इसका नाम है मूर्धन्य सा। और ये हमारा क्या है? तालव्य सा। ये तालव्य सा हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, और ये दंत हो गया, दंती सा। अब हमारे पास 32 हो गए। तो 33वां कौन सा है हमारा? 33वां हमारा वाह है। वाह आप बोलिए, वाह। आपका दांत नीचे वाले ओठों को ठीक ऊपर आकर रुकेगा, उसके बाद उठेगा, वाह। तो ये आपके अब 33 व्यंजन जो है वो पूरे हुए। अब नासिक के खाली जा रहा है।
तो नासिक के यानी आपने स्वरों में देखा था, सॉरी अयोगवाह जब हम पढ़ रहे थे तो अयोगवाह में हमने देखा था कि नासिका अनुस्वारा यानी अनुस्वार जो था उसका उच्चारण नासिका से हो रहा था, और उसका जो उच्चारण हो रहा था वो किन किन रूपों में हो रहा था, तो वो जो है पंचाक्षरों के रूप में होता था। इनको हम नोट करेंगे। तो ये एक हमारा ग्राफ तैयार हो गया बनके। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, इन्हें हम काउंट करेंगे। तो कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियों की संख्या कितनी है? कंठ से 3 3 6। और तालव्य से बोली जाने वाली ध्वनियों की संख्या कितनी है? 4 3 7। और मूर्धन्य से इससे भी 7। दंत से इससे भी 7 और दंतोष्ठ से 1। तो यानी टोटल अगर हम करेंगे इनको तो ये हमारे 7 × 21, 21 6 27 और 1 28। इतने हो गए आपके। ओष्ठ से भी है 5, 28 5 35। तो ये आपकी इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें दोस्तों आइए हम कुछ थोड़ा सा और गहन अध्ययन करते हैं, और गहनता से हम चलेंगे। तो ये जो है का वर्ग की ये कौन सी लाइन है? पहली लाइन है ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है और ये आपकी 5वीं लाइन है। यानी अब हम अगर इनकी गणना करेंगे तो इसको हम 1 बोल सकते हैं। यानी अगर हम 1 लिखेंगे कहीं तो 1 का मतलब किसकी बात हो रही है? क च ट त प, यानी कचट तप की बात हो रही है। अगर मैंने कहीं 3 लिख दिया तो 3 का मतलब क्या हो गया? इस 3 के नीचे जितने वर्ण हैं यानी बा तक जो वर्ण है हमारे, इनकी पूरे की बात हो रही है। ये हो गया आपके 3। 1 मतलब पा तक का चट तक, ये हो गया 1। 5 की बात हो रही है तो ये हो गया आपका 5। यानी अगर हम 135 लिख दें कहीं, जैसा अभी आगे इसी पर आपकी चर्चा होगी, तो यानी 1 लिख दिया गया अगर तो ये पूरी लाइन की बात हो रही है कचट तप की। 3 लिख दिया गया तो गजर दब की बात हो रही है। 5 लिख दिया गया तो यंगड़नम की बात हो रही है। इसी तरीके से हम इनका अध्ययन करेंगे। यानी कहीं 2 लिख दिया गया तो ख छ ठ थ फा की बात हो रही है, और 4 लिख दिया गया तो घा झा ढा धा भा की बात हो रही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो रही होगी। इसमें ये सब दोस्तों ये सब फैक्ट हैं, इनको आपको जैसे आपको बताया गया है इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। इसमें कुछ भी आप अलग से नहीं कर सकते हैं। इसमें जो बताने योग्य बातें हैं वो 2 बातें मुझे दिख रही हैं। उन दोनों में कौन कौन सी हैं? सबसे पहला, आपके पेपर में कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आप PYQ सॉल्व करते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा कि द्विस्थानी वर्ण या द्विस्थानी ध्वनि, हिंदी वर्णमाला में द्विस्थानी ध्वनियों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में द्विस्थानी ध्वनियों की संख्या 5 है। अब 5 कौन कौन सी हैं वो? तो वो पांचों हमारी द्विस्थानी वर्ण, द्विस्थानी वर्ण। तो आपको जो द्विस्थानी वर्ण है वो आपके कौन कौन से हैं? यही आपके यंगड़नम जो है ये द्विस्थानी है। यानी आपके जो पंचाक्षर हैं यही द्विस्थानी है। अब द्विस्थानी कैसे हुए? द्विस्थानी का मतलब हुआ क्या? द्विस्थानी का मतलब ये हुआ कि एक स्थान के अलावा वे किसी एक और अन्य स्थान से बोले, यानी वे 2 स्थान से बोले जा रहे हैं। द्विस्थानी का मतलब ये हुआ कि वे 2 स्थानों से उनका उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए वो द्विस्थानी है। भाई आप एक जगह हैं तो एक स्थान पर हैं, आप 2 स्थान पर एक साथ दिख रहे हैं, 2 स्थानों दिख रहे हैं ना, तो
वही ठीक वही बात है कि द्विस्थानी वर्ण कौन से हैं, तो द्विस्थानी वर्ण हमारे यही ईंगणनम है। अब देखिए, एक तो ये नासिक किसे बोले जा रहे हैं, ये किससे बोले जा रहे हैं, नासिक किसे बोले जा रहे हैं। और दूसरा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। इया का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है। न का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। और माँ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है। यानी अगर माँ की बात करें तो माँ ओष्ठ से भी बोला जा रहा है और माँ नासिक से भी बोला जा रहा है। ना जो है वो दंत से भी बोला जा रहा है और नासिक से भी बोला जा रहा है। अड़ा जो है वो मूर्धन्य से भी बोला जा रहा है और नासिक से भी बोला जा रहा है। इसी तरीके से देखेंगे ये पांचों जो आपके हैं ये आपके द्विस्थानों से बोले जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग नीचे एक नोट लिख लेंगे कि द्विस्थानी वर्ण, हिंदी में द्विस्थानी वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है। हिंदी में द्विस्थानी वर्णों की संख्या 5 है। और वे पांचों है कौन कौन से, वे पांचों आपके अड़ा, इया, अड़ा, न और मा, आपके ये हो गए 5 द्विस्थानी वर्ण। एक तो आपके पास ये बात थी जानने योग्य। और दूसरी जो बात है, दूसरी ये है कि जो ये ना, ला और सा है, आपका जो ये ना, ला और सा है, ये जो है संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन थे। यानी ना, ला और सा जो है संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन ध्वनियाँ थी, लेकिन हिंदी में आने पर ये वत्सर्य हो गए। वत्सर्य यानी क्या, वत्सर्य कटक भी इसको बोलते हैं। वत्सर्य यानी जो हमारी जिह्वा के पीछे का भाग है, हम सॉरी जिह्वा नहीं, दांतों के पीछे का जो भाग है यानी उभरा हुआ भाग, उसी को वत्सर्य भी कहा जाता है। आप ना का उच्चारण कीजिए, आपकी जिह्वा कहाँ जाकर रुकती है, ना। वत्सर्य यानी कटक, आपका जो मुख है, आपके मुख का जो मुख की संरचना है वो कुछ इसी प्रकार से है। ये आपका हो गया मूर्धा, नहीं ये तालव्य है, तालु है। जो उभरा हुआ भाग है इसको तालु कहते हैं। इसके आगे आएंगे आप तो ये उभरा हुआ भाग है, हाँ। और ये आपके हो गए दंत, ये हो गई आपकी जीवा। तो इस जो उभरा हुआ भाग है और ये जो दांत है आपका, इन दोनों के बीच में ठीक ये जगह है, ये जो ठीक ये जगह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कटक, यानी वत्सर्य इसी को कहते हैं। जहाँ से दांत शुरू हो और आपका मूर्धा खत्म हो, उसी को वत्सर्य कटक कहते हैं। तो जो ना, ला और सा है ये संस्कृत में व्यंजन ध्वनियाँ थी, और ये जब हिंदी में आई हैं तो ये वत्सर्य ध्वनियाँ हो गई हैं। तो यदि आपके पेपर में कभी क्वेश्चन पूछता है, पेपर में आपके अगर क्वेश्चन पूछता है कि, इसको थोड़ा सा रब कर देंगे, ना, ला, सा कैसी ध्वनियाँ हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिया। पहला आपको दे दिया व्यंजन, दूसरा आपको दे दिया वत्सर्य, तीसरा आपको दे दिया द्विगुण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो जब आपके सामने इस तरीके से दे दिया गया तो अब आप इसमें कौन सा लगाएंगे, मैक्सिमम लोग इसको लगाएंगे व्यंजन, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ना, ला और सा आपका जो है ये संस्कृत में व्यंजन है, ये आपका संस्कृत में व्यंजन है। आप हिंदी का पेपर दे रहे होंगे तो हिंदी में इन्हें वत्सर्य कहा जाता है, हिंदी में इन्हें
वत्सर ध्वनियाँ कहा जाता है। तो अगर ये दोनों एक साथ दिए रहेंगे, अगर ये अलग अलग दिए रहेंगे, या तो ये दे दें वत्सर, तब तो आप वत्सर लगाएंगे, या फिर व्यंजन दे दें, या फिर आपको व्यंजन दे दे, तब आप व्यंजन लगा कर आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ दे दिए जाए, ये दोनों एक साथ दे दिए जाए, तब वहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो हमारा वत्सर्य होगा, क्योंकि इन्हें हिंदी में वत्सर्य कहा जाता है और ये संस्कृत में व्यंजन थे। इन्हें यहाँ वत्सर्य कहा जाता है। ना, ला और सा वत्सर्य ध्वनियाँ हैं हिंदी में। तो आपके पेपर में कभी भी अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो आपको वत्सर्य करना है। तो ये रहा आपका उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का विभाजन। तो ये 7 भागों में विभक्त है, हमने उनको देख लिया किस तरीके से थे। अब हम इसके बाद देखते हैं नंबर 2, श्वास या प्राणत्व के आधार पर। श्वास या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। नंबर 2 हमारा रहेगा श्वास या श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर। श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर। तो श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने में? 2 भागों में। दो भागों में विभक्त है। नंबर 1 क्या है? अल्पप्राण, और नंबर 2 आपका क्या है? महाप्राण। नंबर 2 आपका है महाप्राण। अल्पप्राण कौन से होंगे? अल्प प्राण यानी प्राण यानी श्वास हमारी जो है प्राणवायु। तो जो अल्प प्राण है यानी जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम लगती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक लगती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। तो अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? अल्प प्राण हमारे 135, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, 5 वर्ग है हमारे पास कचट तक, उनमें जो है प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर प्लस आपके हो गए ऊष्म, प्लस आपके अंतस्थ, प्लस आपके अंतस्थ। तो ये आपके कितने हो गए? 5, यानी प्रत्येक वर्ग हमारे पास 5 वर्ग हैं। तो 5 वर्ग का पहला अक्षर यानी 5 अक्षर ये हो गए, 5 वर्ग के तीसरा अक्षर यानी ये भी 5 हो गए, और 5 वर्ग का 5वां अक्षर यानी ये भी 5 या 15 हो गए। और अंतस्थ आपके कितने हैं? अंतस्थ किन्हें कहते हैं हम? या, रा, ला, वा, यानी ये टोटल कितने हो गए हमारे? 19। ये आपके हो गए 19। अब आपके महाप्राण जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक लगती है,
तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि 135 तो आपके ये हो गए, यानी 1 1 3 5 और अंतस्थ। तो जो हमारे 25 वर्गीय व्यंजन थे उनमें से 1 3 5 यानी 15 यहाँ हो गए। तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ क्या नहीं है, 2 और 5। तो यहाँ हो गया आपका 2 2 और 4, सॉरी 2 1 3 5 तो यहाँ है, 2 और 4 यहाँ हो गया। 2 और 4 के बाद अब क्या बचा है, अंतस्थ हो गए 4 ये हो गए, और आपके 15 ये हो गए, 19 हो गए, और ये आपके 10 हो गए। 19 10 29 हो गए। अब बचे क्या है, जो यहाँ नहीं है वही यहाँ पर है। तो आपके क्या हो गए प्लस ऊष्म। ऊष्म क्या क्या होते हैं, तीनों सा और हाँ, इन्हें हम ऊष्म कहते हैं। तो ये कितने हो गए, 14 हो गए आपके। अब इनको काउंट कर लीजिए, 19 और 14 33 आपके पूरे हो गए। तो श्वास की मात्रा या प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किन्हें कहेंगे, जिनके उच्चारण में प्राणवायु कम लगती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 19 है। कौन कौन से हैं, 135 प्लस अंतस्थ। अंतस्थ यानी या रा ला वा। 135 यानी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर। फिर महाप्राण, जिनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक लगती है। इनकी संख्या कितनी है, जब 19 यहाँ हो गए तो जो यहाँ नहीं है वही यहाँ पर रहेंगे। तो इनकी संख्या कितनी है, 14 है। कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर, प्लस ऊष्म यानी तीनों सा और हा, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारे श्वास की मात्रा है प्राणत्व के आधार पर हो गए। अब हम देखेंगे अगला। अगला क्या रहेगा आपका, घोषत्व के आधार पर। अगला आपका रहेगा घोषत्व के आधार पर। घोष यानी कंपन। नंबर 3 जो रहेगा स्वतंत्रियों में कंपन या घोषत्व के आधार पर, स्वतंत्रियों में घोषत्व या कंपन के आधार पर, इनके आधार पर भी व्यंजनों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। दोनों भाग कौन कौन से हैं, घोष, घोष यानी कंपन या सघोष। दूसरा क्या है, अघोष, यानी जहां कंपन नहीं होगा। तो इनकी परिभाषा लिखेंगे, जिनके उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन होता है। जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन होता है। और इसमें क्या रहेगा, जिनके उच्चारण में
स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो ये हो गई इनकी परिभाषा। अब ये कौन कौन से होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनको हम नोट कर लेते हैं। ये होते हैं 345 प्लस अंतस्थ प्लस हा। 345 प्लस अंतस्थ प्लस हा, यानी 5 5 10 5 15, और अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं, 15 4 19 और 1 20। इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई आपकी 20। अब इसके बाद आपका आएगा अघोष। यहाँ पर 345 हो गया है, बचा क्या है, यहाँ जो जो बचा है वही हम वहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका 12 प्लस तीनों सा, 12 प्लस तीनों सा, क्या कर रहा हूँ, 12 प्लस तीनों सा आपका आ गया। यानी यहाँ पर आके कितने हो गए, 10 3 13। ये हो गए आपके स्वरतंत्रों में कंपन या घोषत्व के आधार पर दो भागों में विभक्त है। नंबर 1 घोष या सघोष, नंबर 2 अघोष है। तो जो घोष हैं उन्हें क्या कहेंगे, कैसे होते हैं कि जिनके उच्चारण में स्वरतंत्रों में कंपन होता है। स्वरतंत्रों में जब कंपन होगा उन्हें हम घोष कहेंगे, यानी कंपन के साथ। सघोष यानी साथ में, घोष यानी कंपन के। अघोष यानी नहीं है, घोष यानी कंपन के साथ। तो ये हो गए आपके स्वरतंत्रों में कंपन या घोषत्व के आधार पर। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, और इसको अच्छे से 2-3 बार देख लीजिएगा। आज हम दोस्तों यहीं तक रखेंगे, और इसके आगे हम कल चलेंगे। और कल हम आशा करते हैं कि व्यंजन कल कंप्लीट हो जाएगा, या फिर अगली क्लास आधी लगेगी। अगर छोटी छोटी क्लास लेंगे तो 2 क्लासें लगेंगी, और एक बड़ी क्लास में नहीं तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो संभवतः व्यंजन हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग प्रयत्न के आधार पर देखेंगे, और प्रयत्न के आधार पर ही हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। उसमें प्रयत्न के आधार पर 8 भागों में विभक्त हैं, तो उनके बारे में जानकारी हम विस्तृत रूप से कल ही लेते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, और 1-2 बार वीडियो प्ले करके देख लीजिएगा, और आपके जो और भी हित मित्र होंगे उन तक आप पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, यानी शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरीके से आगे क्रमवार तरीके से आप लोग इसको अच्छे से पढ़ने के लिए व्याकरण चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस त्वरित गति से मिले। इसी के साथ नमस्कार लेते हैं, और मिलते हैं कल की वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने वीडियो